देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ग्राफ थ्योरी यूनिट शुरू है और उसी सीक्वेंस में हमने आज देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी। देखिए जल्दी से, आपको पता है कि बेसिक ऑफ ग्राफ हमारा हो गया है या फिर डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ये आपको पता है। तो अब हम बात करते हैं कि मुझे इस ग्राफ पे प्रोसेसिंग करनी है, यानी कि इसकी नोट्स में कुछ ना कुछ डाटा सेव करना है। तो हम उसको सेव कैसे करेंगे, सेव क्यों करना है, उसके अलग अलग पर्पस होते हैं। वो पर्पस हम बाद में देखेंगे। मीन्स उस ग्राफ को एक्सेस कैसे करना है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्राफ को हम स्टोर कैसे करेंगे। मीन्स हम किसी प्रोग्राम को, किसी कंप्यूटर को मुझे ये ग्राफ इनपुट देना है, तो हम ये उसको इनपुट कैसे देंगे। देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम उस ग्राफ को डायरेक्टली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फिगर 8.3 नाम की एक डायग्राम है, जिसमें हमें चार वर्टाइसेस दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। और वहां पे लगभग 7 हमें डायरेक्टेड एजेस दिख रही है। इट मीन्स कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, जिसको मुझे किसी प्रोग्राम को या किसी कंप्यूटर को क्या करना है, ये इनपुट देना है। देखिए हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पर मुझे बताइए किसी प्रोग्राम को हमें ये इनपुट देना है, तो हम ये डायरेक्ट डायरेक्ट डायग्राम तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के टाइप कितने हैं। दो टाइप है। एक है ये सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बाय यूजिंग अरे। कौन सा अरे भाई, टू डायमेंशनल अरे, जिसको ही क्या बोला जाता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स या फिर पाथ मैट्रिक्स से हम उस मैट्रिक्स को, उस ग्राफ को क्या करेंगे, मेमोरी में इनपुट देंगे। सेकंड तरीका है हमारा कौन सा, लिंक लिस्ट। सेकंड तरीका कौन सा है भी हमारा, लिंक लिस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये एक सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और पाथ मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों भी एक ही बात है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मैं बताता हूँ कि डिटेल में कि पाथ मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आता है लिंक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको पता है कि लिंक लिस्ट में हम नोड क्रिएट करते हैं, तो जो भी हमें उस ग्राफ के नोड पे स्टोर करना है वो डाटा, और उसके बाद वो ग्राफ कौन कौन सी एजेस को पॉइंट आउट कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लिंक फील्ड लगानी पड़ेगी। पर फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है कि लिंक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फिलहाल हमारा टॉपिक है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और जल्दी से मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही बता देता हूँ कि यहाँ पे ये एक ग्राफ है जिसको मुझे मेमोरी में इनपुट देना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, मुझे बताइए ये जो ग्राफ दिख रहा है उसमें कितने आपको वर्टाइसेस दिख रहे हैं। तो मैं समझता हूं, जैसे ये ग्राफ मैंने आपको बताया फिगर 8.3 का, तो इसमें चार वर्टाइसेस हमें दिख रहे हैं। चार वर्टाइसेस दिख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक इनपुट में 4x4 का एक मैट्रिक्स लीजिए, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। देखिए वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, सेकंड स्टेप, भाई 4x4 का आपने मैट्रिक्स लिया, देखिए ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे वर्टाइसेस है इनकी आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर फिक्स कर दीजिए। ऑर्डर फिक्स कर दीजिए मीन्स पहला वर्टाइसेस आप किसको बोलते हो, सेकंड किसको बोलते हो, थर्ड किसको, फोर्थ किसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया एक्स हमारा कौन है, एक्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स को मान लेंगे हम फर्स्ट वर्टाइसिस, वाई को क्या मान लेंगे हम, सेकंड, और जेड को थर्ड, और डब्ल्यू को फोर्थ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए लिखा हुआ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे, देखिए ये एक्स जो है, एक मिनट में एक काम करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए ये कर्सर विजिबल नहीं है मुझे, आप लोगों को विजिबल है क्या, कर्सर मीन्स हमारे इस पेन का। हाँ देखिए ये हमारा जो है, ये v1 इक्वल टू एक्स, वी टू इक्वल टू वाई, और देखिए ये हमारा v3 इक्वल टू ये z, और v4 इक्वल टू w, यानी कि हमने ऑर्डर फिक्स कर दी। आ जाइए ना, एक काम करते हैं हम, सीधा सीधा यहाँ पे ही ले लेते हैं इसको। देखिए इसको यहाँ पे कैसे लेते हैं बता देता हूँ मैं आपको। ये कर्सर हमने वापस से यहाँ पे लाया, और देखिए ये जो हमारा पहला है, पहली रो, ये आप ऐसा समझ लीजिए, पहली रो इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स है, सेकेंड रो करस्पॉन्डिंग टू वाई, थर्ड रो करस्पॉन्डिंग टू जेड, और फोर्थ रो करस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यू। सिमिलरली ये जो कॉलम है ये करस्पॉन्डिंग टू एक्स है, ये करस्पॉन्डिंग टू वाई है, ये करस्पॉन्डिंग टू जेड, और ये तीसरा हमारा डब्ल्यू। यानी हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया, और वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने नोट्स का ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब जल्दी बताइए, यहाँ पे पहला जो हमारा रो है वो है एक्स का। ठीक है, इस मैट्रिक्स में पहला रो जो है वो मैं समझता हूँ करस्पॉन्डिंग टू एक्स है। तो बताइए जल्दी से, ये जो एक्स नाम का नोड है, इस एक्स नाम के नोड से कितनी एजेस इमर्ज हो रही है, यानी कितनी एजेस बाहर निकल रही है, मीन्स इस एक्स की आउट डिग्री कितनी। तो वो आपका बोलना होगा सर 1, यानी कि इस एक्स से एक ही एज आ रही है किसके पास, W के पास। तो जल्दी देखिए ये जो x की रो है, इसमें मैंने W के नीचे यानी कि चौथे कॉलम में देखिए 1 लिखा हुआ है। देखिए ये 1 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है
क्या ये x की रो में लिखा हुआ है w के नीचे, यानी कि x और w, x से लेके w के बीच में एज है, तो इस एज की एंट्री हमारी मैट्रिक्स में x की रो में w के नीचे क्या हुआ, 1 लिख के किया गया। ठीक है, चलिए बताइए, ये हो गया x की और कोई एज इमर्ज नहीं हो रही है। आ जाइए जल्दी से y से कितनी एजेस निकल रही है। देखिए y से लेके x तक एक एज है, y से लेके z तक एक एज है, और y से लेके w तक एक एज है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए जल्दी से, ये y से लेके x तक एज है, ये उसका 1 है, y से z तक एज है, ये उसका 1 है, और y से लेके w तक भी एज है, इसलिए ये हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक है, देखिए y से y तक एज नहीं है, इसीलिए ये एलिमेंट हमारा क्या है, 0 है। बताइए समझा क्या? सिमिलरली z, देखिए z से दो एजेस निकल रही होंगी, एक जा रही है x की तरफ और सेकंड जा रही है w की तरफ। तो z की रो में x और w के नीचे देखिए ये 1 लिखा हुआ है x के नीचे, और ये w के नीचे, बाकी दोनों 0 है। सिमिलरली w से मेरे ख्याल से एक ही एज इमर्ज होती होगी। देखिए इस 1 का मीनिंग सीधा सीधा ऐसा हुआ कि w से लेके हमारे z तक क्या है, एक एज इमर्ज हो रही है। देखिए w से लेके z तक, यानी कि कौन सी एज भाई, ये वाली एज इमर्ज हो रही है, ये उसकी एंट्री है। आई होप कि आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझा होगा। तो आइए हम आपको कुछ इसकी खास बात बता देते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑर्डरिंग, यानी कि हमने पहले वर्टाइसिस को नाम x दिया, सेकंड को हमने y दिया, थर्ड को z, w, चौथे को w। तो हमारा ये मैट्रिक्स बना इस तरीके से। मुझे बताइए, अगर कोई और स्टूडेंट यानी कि या फिर कोई और पर्सन इस ऑर्डर को फॉलो ना करके कोई और ऑर्डर फॉलो करे, तो उसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स 2x2 का यानी कि उसका जो मैट्रिक्स 4x4 का, यानी 4 वर्टाइसिस है ना, तो वो मैट्रिक्स यानी कि ए नाम से वहां पे कुछ अलग आया। तो मुझे बताइए, वो जो अलग मैट्रिक्स आएगा 4x4 का, तो ये मैट्रिक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स को हमने कुछ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कॉलम्स और रोज इंटरचेंज करके ये वाला मैट्रिक्स हम अचीव कर सकते हैं। पर देखिए ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको कौन सा नोड दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये XYZ W था, तो ये सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हो, पर वो हमारे लिए क्या है, चलता है। आपने कोई और सीक्वेंस लिया नोड्स का और उस हिसाब से आपने मैट्रिक्स बनाया तो भी चलता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि आप समझे क्या यहाँ से कि ये डायरेक्टेड एजेस थी, यानी कि अगर कोई दो नोड में यानी x से लेके y तक अगर हमारी क्या है, एज है डायरेक्टेड एज, तो उसके नीचे हमारा एंट्री क्या आ जाएंगी, 1। तो आ जाइए जल्दी से, इसको हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ देखिए क्या है, सपोज G इज द सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ विद m नोड्स एंड सपोज द नोड्स ऑफ द G हैव बीन ऑर्डर्ड एंड आर v1 v2 v3 vm। ठीक है, यानी हमने ऑर्डर फिक्स कर दी। देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स A इक्वल टू A ऑफ i j ऑफ द ग्राफ G इस m by m मैट्रिक्स डिफाइंड एट फॉलोज। A ऑफ i j की एंट्री 1 की जाएंगी इफ vi इज एडजेसेंट टू vj, दैट इज देयर इज एन एज फ्रॉम vi टू vj, और 0 एंट्री की जाएंगी अदरवाइज। देखिए अब ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आप इतना यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए कि इस मैट्रिक्स ए को एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोला जाता है, ये उसका स्टैंडर्ड नाम है। और इस मैट्रिक्स में आपको पूरे के पूरे एंट्रीज जीरोस और वंस वाली दिखने वाली है, तो इसको हम बिट मैट्रिक्स, देखिए ये लिखा है यहाँ पे बिट मैट्रिक्स, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, बुलियन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर कोई ये कर देता है, वर्टाइसिस की ऑर्डर चेंज कर देता है, तो मैट्रिक्स अलग आएगा, पर वो अलग मैट्रिक्स भी सही रहेगा। हाँ, हमारा जो आंसर आया हुआ है और किसी और पर्सन ने अगर ऑर्डर चेंज करके वर्टाइसिस का मैट्रिक्स बनाया, तो वो मैट्रिक्स हमें सिंपली रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, पर ये कहानी तो थी, ये तो डायरेक्टेड की थी। मुझे बताइए व्हाट अबाउट द अनडायरेक्टेड, यानी कि ये जो एजेस अगर रहती थी ये डायरेक्टेड नहीं रहती थी। जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई, दो वर्टाइसिस है, सपोज ये हमारा U नाम का वर्टाइसिस है, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, ये यहाँ पे हमारा कौन है भाई, सपोज मैंने बोल लिया ये U नाम का ये है, और यहाँ पे कौन है भाई, ये V नाम का वर्टाइसिस है, और इसमें इसके बीच में ये एज है, पर ये एज डायरेक्टेड नहीं है। तो हम U के रो में V के नीचे भी एंट्री करेंगे और V की रो में U के नीचे भी एंट्री करेंगे। मीन्स अगर ये एज डायरेक्टेड नहीं है, मीन्स ये हमारी एज अनडायरेक्टेड है, तो हम इसकी दो एंट्रीज करने वाले हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। एक U से लेके V तक भी एज है ऐसा भी मान लिया जाएगा, और V से लेके U तक एज है ऐसा भी मान लिया जाएगा। इट मीन्स U के रो में V के कॉलम के नीचे, V की रो में U के कॉलम के नीचे हम दोनों भी एंट्री करेंगे। आई होप कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको समझा होगा। तो आइए इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल्स में जाते हैं
और हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल डिटेल में जाके इसको और अच्छे से समझते हैं, और इसको हम आगे चल के समराइज करते हैं कि पाथ मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जैसे कि ये आपने ए नाम का मैट्रिक्स बनाया, क्या आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4 इस तरीके के मैट्रिक्स निकाल सकते हो क्या? तो भैया आपका आंसर आना चाहिए यस सर, हम इस तरीके के मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए इधर भैया आपने क्या किया, हाँ देखिए ये ए स्क्वायर, ए क्यूब और ये ए की पावर 4 हमने निकाल लिया कैसे भाई, कैलकुलेटर से। ठीक है, आप भी निकाल लोगे आई होप। ठीक है, चलिए तो फिर अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, बहुत सिंपल है। मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे कर्सर लेके, देखिए इधर ये ए स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ 2 वाले पाथ। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना ये 2, इसका मतलब होता है क्या भाई, दो लेंथ के पाथ। ठीक है, और देखिए ये जो एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एंट्री जो आपको दिख रही है 2, ये 2 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो मुझे बताइए ये एंट्री करस्पॉन्डिंग टू विच रो एंड विच कॉलम है? तो मैं समझता हूँ ये एक्स वाई, तो ये क्या की एंट्री है वाई, और ये देखिए ये एक्स कॉलम, ये वाई, ये जेड, ये डब्ल्यू। यानी क्या ये नहीं समझे आप कि ये जो 2 वाली एंट्री है ये किसके करस्पॉन्डिंग है? y से लेके w तक। तो हम ऐसा मान लेंगे कि y से लेके w तक ये 2 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है दो पाथ अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है भाई, दो पाथ अवेलेबल है, और उन दोनों पाथ की लेंथ कितनी भाई, लेंथ हो जाएंगी उनकी 2, ये वाला 2। ठीक है, अब कैसे ये मैं आपको आगे बताता हूँ, फिलहाल आप क्या कर लीजिए, इस कहानी को पूरा अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा मुझे बताइए फिर यहाँ पे ये वाला जो 2 है, ये 2 का मीनिंग क्या हुआ? देखिए सबसे पहले तो ये एंट्री काय की है, ए क्यूब की, ये एंट्री काय की है ए क्यूब की। तो बेटा इस 3 का मतलब, इस 3 का मीनिंग क्या हुआ? इस 3 का मतलब हुआ लेंथ 3, यानी कि पाथ की लेंथ कितनी भाई, पाथ की लेंथ 3। अच्छा इस 2 का मतलब क्या हुआ? तो देखिए जल्दी से, ये काय की रो है भाई, वाई, और ये एक्स वाई जेड, यानी वाई से लेके जेड तक दो पाथ है, दोनों पाथ की लेंथ कितनी भाई, 3। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। ये 3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर a की पावर 4, तो सबसे पहले बताइए a की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? यानी यहाँ पे मतलब हुआ कि लेंथ 4 वाले पाथ अवेलेबल है किसके बीच में भाई, ये देखिए y से लेके, ये कौन था हमारा w, y से लेके w तक 3 पाथ अवेलेबल है, और उन तीनों पाथ की लेंथ कितनी भाई, ये लेंथ कितनी, 4। चलिए एक काम करते, उदाहरण से मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे। जैसे कि सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने क्या ऐसा नहीं बोला भाई y से लेके w तक ये जो 2 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 2 का मतलब क्या होता है भाई, दो हमारे पाथ अवेलेबल हैं और दोनों की लेंथ कितनी, ए स्क्वायर की वजह से 2। चलिए y से लेके w तक देखो तो आपको दिख रहा है क्या, y से लेके w तक? मैं आपको एक बार डायग्राम फिर से बता देता हूँ। ओ सॉरी, ये हमारे कलर का ही ऑप्शन पूछ रहा है हमसे, इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आ जाइए ऊपर आ जाइए। हाँ देखिए y से लेके w तक आपको दो लेंथ के दो पाथ दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख तो रहे हैं, देखिए इधर एक y से लेके हम x पे गए, x से लेके हम w पे गए, और बताइए कौन सा दिख रहा है? और मुझे लगता है कि हम y से लेके जेड पे गए, जेड से लेके कहाँ तक गए, w तक। देखिए अब ये पाथ हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते, पर उस मैथमेटिकल मीनिंग में अगर ये निकलता है ना कि पाथ है, तो वो रहेगा ही, हमें वो देखने की कला होनी चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या, देखिए जैसे कि मैंने बताइए ये ए क्यूब वाला जो मैट्रिक्स है, ए क्यूब में मैंने आपको बोला कि ये जो 2 है, तो ये y से लेके z तक हमारे दो रास्ते हैं, वो भी लेंथ कितनी भाई, 3। अब देखिए ये हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते वो अलग विषय है। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें बहुत सारा डिटेल में जाना पड़ेगा, या यही काम करने के लिए हम आगे एक वर्शाल एल्गोरिदम भी देखने वाले हैं, वो हम बाद में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। पर फिलहाल मुझे बताइए y से लेके z तक ये जो एंट्री 2 है, और ये एंट्री ए क्यूब की है, ए क्यूब यानी 3 लेंथ के दो पाथ अवेलेबल हैं y से लेके z नोड के बीच में। तो चलिए काम करते हैं, देखते हैं कि हमें दिखता है क्या। y से z के लिए दो पाथ अवेलेबल है 3 लेंथ के, देखिए y से लेके z तक। ठीक है, देखिए एक पाथ तो मुझे ये लग रहा है कि y से हम z पे गए, z से हम w पे गए, w से हम वापस काय पे आए, z पे। तो देखिए ये एक पाथ हो गया 3 लेंथ का। ठीक है, चलिए दूसरा, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि y से हम गए x पे, x से गए हम w पे, w से हम कहाँ पे आए, z पे। यानी कि ये देखिए दो हमारे पास 3 लेंथ के पाथ अवेलेबल है।
सिमिलरली मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, वो टास्क आपको करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्चुअल एल्गोरिथम देखने के बाद फिर से इस टॉपिक को देख लेंगे एक बार, पर कोई आवश्यकता नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप उस ग्राफ को देख के ये सब इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। ये तो हमें मेमोरी में इनपुट कैसे देना है ये विषय है। अब देखिए यहाँ पे ये y से लेके w तक इनका बोलना है, ये 3 का मतलब है भाई 3 पाथ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये a की पावर 4 है, इसका मतलब क्या, 4 लेंथ के, यानी y से लेके w तक। तो मैं बोलता हूँ कि y से लेके w तक 4 लेंथ के आपको कितने पाथ चाहिए, 3, वो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको, y से लेके w तक, वो भी कितनी लेंथ के, 4 लेंथ के। अब देखिए ये 4 लेंथ के कैसे होंगे, अब ये तो आपको करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल मुझे बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडर द पावर ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ऑल द एडजेसेंट ज्योमेट्रिक्स, ये आपको समझ में आ गया क्या, यानी कि ए के ऑफ आई जे एंट्री इन दिस। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा आगे चल के समराइज करते हैं पाथ मैट्रिक्स में। अब इसको पाथ मैट्रिक्स में समराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल टास्क है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी नाउ डिफाइन द मैट्रिक्स बी आर एज फॉलोज। अब देखिए ये बी आर छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कितने ये हैं वर्टाइसेस, तो मुझे बताइए 4 है ना। तो सिंपल आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा एक मिनट ये कर्सर मुझे ऑन करने दीजिए। हाँ जैसे मैं बोलता हूँ कि ये ए हो गया, ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ए क्यूब, और ये हमारा हो गया ए फोर। इन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और इसको नाम दे देते हैं हम B4। मुझे बताइए ये जो A नाम का मैट्रिक्स था, ये A नाम का मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, क्या इस A नाम के मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 1 लेंथ के जितने भी पाथ अवेलेबल है दो नोड्स के बीच में, वो हमें सब बताता है। अच्छा ये ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, ए स्क्वायर का मीनिंग ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो ये हमें कितने पाथ है ये तो हमें बताएंगे ही बताएगा। ए स्क्वायर यानी कि 2 लेंथ वाले कितने पाथ है वो सब हमें मिल जाएंगे। अच्छा ये ए क्यूब का मतलब क्या, 3 लेंथ वाले कितने पाथ अवेलेबल है नोड्स के बीच में। ए की पावर 4 का मतलब क्या, 4 लेंथ वाले कितने पाथ अवेलेबल है उन दो वर्टाइसेस के बीच में। तो मुझे बताइए इन सब की हमने क्या कर दी, एडिशन कर दी। इन सब की एडिशन कर दी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 लेंथ वाले, 2 लेंथ वाले, 3 लेंथ वाले या फिर 4 लेंथ वाले सभी के सभी हमें इस B4 नाम के मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आ जाइए जल्दी से इसको नीचे आके मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे इंटरप्रिट करेंगे। इसका मैथमेटिकल जो मीनिंग है वो तो मैंने आपको बताया, पर इसका टेक्निकल मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। आ जाइए देखिए इधर, जैसे कि हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी एम इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू सो ऑन। तो मैंने बोला भाई ये जो B4 है ये हमने B4 निकाला, ये B4 आप भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है ये B4 आपको, ये B4 निकालने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ए स्क्वायर और ए क्यूब और क्या ए की पावर 4, इन सब की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी, और इसको नाम क्या देना पड़ेगा, B4। मैं समझता हूँ ये B4 नाम का जो मैट्रिक्स है ये B4 नाम का मैट्रिक्स हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे देगा, देखिए ये जो 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ पाथ। नंबर ऑफ पाथ कितने भाई, 5 पाथ अवेलेबल है टोटल, किसके बीच में, ये y है और ये x है, x से लेके y तक। अच्छा वो भी ये जो 5 पाथ्स अवेलेबल है ये कितनी लेंथ के, तो इसमें बेटा सब आ गए, 1 लेंथ के भी, 2 लेंथ के भी, 3 लेंथ के भी और 4 लेंथ के भी। ये देखिए 4 लेंथ के। अब वो लेंथ हमारे निर्भर नहीं करती, इट मीन्स कि देखिए इधर जैसे कि यहाँ पे ये एंट्रीज दिख रही है 0, ये पूरे के पूरे चारों एंट्रीज 0 दिख रही है। इसका मतलब क्या, यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि x y z w से लेके ये कौन है, y, यानी x से लेके y तक 0 पाथ है, y से लेके y तक भी 0 पाथ अवेलेबल है, z से लेके y तक भी कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, w से लेके y तक भी कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो y है इसकी इन डिग्री 0 होंगी। चलिए वो कोई विषय नहीं, वो हम डायग्राम में ऊपर जाके देख लेते हैं। फिलहाल मुझे आप बताइए कि जैसे कि मैंने बोला ये 8 का मतलब क्या हुआ, इस 8 का मतलब हुआ कि y से लेके w तक टोटल 8 पाथ अवेलेबल है, उसमें 1 लेंथ के भी आ गए, 2 के भी आ गए, 3 लेंथ के भी आ गए, 4 लेंथ के भी आ गए। तो मुझे बताइए यहाँ पे जितनी भी नॉन जीरो एंट्रीज है, नॉन जीरो एंट्रीज यानी उसके बीच में पाथ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये x से लेके x तक, देखिए x से x तक एक पाथ है, फिर वो बाय यूजिंग एक वर्टाइसेस है कि 2 की 3 की 4, ये हमें नहीं पता, पर पाथ है तो सही ना, यानी हम x से x तक जा तो सकते हैं ना।
देखिए जैसे कि ये 5 का मतलब क्या हुआ, जेड से लेके डब्ल्यू तक हम जा तो सकते हैं। तो देखिए जितने भी यहाँ पे नॉन जीरो एंट्रीज है उन सब की जगह पे यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 1 की एंट्री कर दीजिए, और जहाँ पे जीरो है उसको क्या रहने दीजिए, जीरो ही रहने दीजिए। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बना, ये हमारा क्या बना, पाथ मैट्रिक्स। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स और पाथ मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या हुआ। देखिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स यानी क्या, कि डायरेक्ट डायरेक्ट अगर एज है तो ही हम एंट्री करेंगे, ठीक है। यानी कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जैसे कि नंबर ऑफ एजेस, देखिए उस डायग्राम में 8.3 में नंबर ऑफ एजेस 7 थी, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में सिर्फ 7 एंट्रीज में ही नीचे क्या था, 1 लिखा हुआ था। पर मुझे बताइए यहाँ पे देखिए ये 4x4 का जो मैट्रिक्स है इसमें लगभग 4 4 4 12 एंट्रीज है जिसमें 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जैसे मैंने इसको मान लिया ये x है, ये y है, ये z है, ये w, और ये भी कौन है भाई, x है, ये y है, ये z है, और ये W। तो बेटा मुझे बताइए ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू से लेके वाई तक कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये जीरो वाली एंट्रीज है, पर बाकी सभी के बीच में रास्ता है। इसका मतलब क्या, देखिए इधर जैसे कि ये y से लेके ये जो 1 है, इसका मतलब है y से लेके z तक रास्ता तो अवेलेबल है। कितनी लेंथ का वो हम इस पाथ मैट्रिक्स को देख के नहीं बता सकते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, वो ए मैट्रिक्स कहाँ है, देखिए ए मैट्रिक्स, हाँ ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको ये और भी क्लियरली विजिबल रहेगा, ठीक है। देखिए भाई ये विजिबल है क्या अब, हाँ भाई ये विजिबल है आपको, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं हम, इसका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर, हाँ अब बताइए जैसे कि ये एंट्री जो है, वापस आ जाते हैं हम इधर, एक मिनट एक मिनट, मुझे फिर से पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ हाँ देखिए ये जो एंट्री जीरो वाली है, ठीक है, ये जीरो का मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स में y से लेके z तक कोई पाथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इस जीरो का मतलब हुआ कि z से लेके z तक कोई डायरेक्टली पाथ अवेलेबल नहीं है। इस जीरो का मतलब हुआ w से लेके w तक कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, इस जीरो का मतलब क्या हुआ, w से लेके x तक कोई डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है। पर ये सभी एंट्रीज देखिए, हम नीचे जब जाएंगे पाथ मैट्रिक्स P में, तो यहाँ पे सभी एंट्रीज में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो भाई ये 1 लिखा हुआ है का मतलब क्या, कि यहाँ पे डायरेक्ट पाथ नहीं भी है तो इनडायरेक्ट पाथ या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 लेंथ का अवेलेबल है। पर पाथ अवेलेबल है इसका मतलब क्या, कि पाथ मैट्रिक्स में एंट्री क्या हुई है, 1। आई होप आप समझे होंगे, सिंपल है, फिर से रिपीट करता हूं मैं। पाथ मैट्रिक्स में अगर एंट्री 1 की हुई है तो इट मीन्स कि उन दो नोड्स के बीच में हमारा पाथ अवेलेबल है। फिर आइदर वो एक लेंथ का हो, 2 का या 3 का या 4 का, या फिर इनडायरेक्ट हो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं भी है तो भी इनडायरेक्ट पाथ अवेलेबल है, डायरेक्टेड, तो हमारे पाथ मैट्रिक्स में एंट्री 1 दिखेंगी आपको, और 0 दिख रही है, इट मीन्स कि उस नोड तक पहुंचने की कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड कॉलम हमें 0 दिख रहा है, सेकंड कॉलम 0 का मतलब होता है कि हम x से लेके y तक, या फिर y से लेके y तक, या z से लेके y तक, या w से लेके y तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और ये जो 0 कॉलम है इसकी वजह से ये हमारा ग्राफ जो है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, वो कोई हमारा फिलहाल विषय नहीं है। आई होप आपको ये समझा होगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या स्टार्ट करना है, वर्शॉल एल्गोरिदम। पर जैसे कि आपको पता है कि ये वर्चुअल एल्गोरिदम मैं आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाने वाला, पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए रिवर्स तरीका फॉलो करना होता है। रिवर्स तरीका यानी कि हम पहले ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और फिर ये एग्जाम्पल मैंने कैसे सॉल्व किया इसको ही हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख लेंगे, सो दैट आपको वर्चुअल एल्गोरिदम 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको पहले क्या समझना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप कर देता हूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्चुअल एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद एल्गोरिदम, ठीक है। चलिए आप पढ़ते रहिए, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।